नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे। आज विधानसभा ने कृषि विभाग की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। कृषि एक महत्वपूर्ण सेक्टर है और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया कि 26% विकास दर रहा कृषि का। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ए बदूद, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक अनुसंधान, और मेरी दाईं तरफ हैं, और मेरी बाईं तरफ हैं झारखंड स्टेट मिल्क फेडरेशन प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार सिंह। तो हम दोनों का स्वागत करते हैं और हम पहला जानना चाहते हैं कि इस बजट को, जो कृषि विभाग का बजट है झारखंड सरकार का, इसको बदूद साहब आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमने जो देखा है अभी सरसरी तौर पे ख़ास करके मुख्य बिंदुओं को, इससे तो प्रतीत होता है कि ये बजट बहुत ही आशावादी है और किसानों के हित में है। ख़ास करके यहाँ के किसानों को जो ख़ास तकलीफ़ें हैं, सिंचाई की बात करें और लैंड मैनेजमेंट की बात करें या फिर कृषि ऋण माफ़ी की बात करें, ये सब में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है और पहले भी काफ़ी कुछ होता आ रहा है। जहाँ तक आप कह रहे थे कि 26% कृषि का विकास हुआ है, 19-20 में ये सिर्फ 9.5% था, अब 26% हो गया। तो ये तो सराहनीय विकास है और कंट्रीब्यूशन सरकार का और जो संलग्न लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा माना जाएगा। जीडीपी जो कि 19-20 में सिर्फ 10-10.5% था, अभी वो 14.5% हो गया। ये तो इंडिकेटर है विकास का। एक बात हम यहाँ पे और कहना चाहेंगे कि झारखंड की खेती अन्य राज्यों की खेती से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ की ऊंची नीची ज़मीन, मिट्टी में उर्वरता कम, फर्टिलिटी कम, जल धारण क्षमता कम, 10 लाख हेक्टेयर में एसिडिटी है। इन सारे अड़चनों के बाद भी यहाँ के जफाकश मेहनतकश किसान और कृषि मंत्रालय के मदद से और कृषि विश्वविद्यालय के मदद से हाल के वर्षों में इतनी उपलब्धि हासिल की है कि बिल्कुल किसानों के लिए क्लैप करने की ज़रूरत है। क्यों? आप मैं बताऊं कि आज से 15-20 साल पहले झारखंड में सिर्फ 20-22 लाख टन खाद्यान्न पैदा होता था और वो बढ़ते अभी 50 लाख, 52 लाख, 53 लाख टन खाद्यान्न पैदा होता है सिर्फ खरीफ में। अगर खरीफ रबी को मिला दीजिएगा तो पिछले साल 71 या 72 लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ है। तो जो हम आत्मनिर्भर नहीं थे खाद्यान्न के मामले में, वो आत्मनिर्भर हो चले हैं। ये हमारे कृषि मंत्रालय, झारखंड सरकार और यहाँ के किसानों की उपलब्धता है, उनका परिश्रम है कि झारखंड जैसे प्रदेश में भी हम खेती किसानी के मामले में पीछे नहीं है। और इसका श्रेय जाता हाल के सरकार ने किया, पहले के सरकार ने किया, हम ये नहीं कहेंगे। हम ये कहना है कि सरकार के प्रयास से ये काफ़ी कुछ उपलब्धि हुई है और अभी का जो बजट है उसमें काफ़ी कुछ दिया गया है। ख़ास करके मैं ज़्यादा सराहना करना चाहूँगा इस बजट का कि कोविड पीरियड में जो किसानों की कमर टूटी, सब कुछ बंद हो गया था लेकिन खेती चलती रही, तो किसानों के ऊपर जो कृषि ऋण था उसमें से 50,000 तक के ऋण को माफ़ किया गया। मैं बताऊं आपको कि करीब 1516 करोड़ रुपया और 3,80,150 किसानों को बांटे गए, कृषि ऋण माफ़ी की गई है। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा राहत है, वरना उस ऋण के बोझ तले किसान आगे की बात नहीं सोच सकते थे। बदूद साहब, आपको रोकते हैं और हम जानना चाहते हैं कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना झारखंड सरकार ने शुरू की है, गोधन न्याय योजना। तो सुधीर जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही किसान की जो आमदनी जो है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही एक आशा से लोग किसान बैठा हुआ है कि इस तरीके से ही बढ़ाया जा सकता है। क्या होता है नॉर्मली कि जब गाय लोग पालते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, दूध को बेचते हैं तो उनकी एक आमदनी होती है। लेकिन जो ही गाय बिसूख जाती है, दूध देना बंद कर देती है, उसको खिलाने के लिए कोई आमदनी नहीं होता है, जिसके चलते क्या है कि वो गाय जो है प्रॉपर उसको फीडिंग नहीं हो पाता था। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ कि अब जो है गोबर भी जो बिकेगी, जब किसान की गाय बिसूख जाएगी तो उसका जो गोबर का उत्पादन होगा उसको भी खरीदने की योजना है। इसके तहत जो है हर विलेज में हर जन के जितने हमारे दूध उत्पादक हैं
उनके घर में एक गोबर गैस प्लांट बनाया जा रहा है और ये इसी का प्रस्ताव इसमें है, जिसके तहत जो उनका स्लरी होगा, गैस होगा, उसका लोग घर में यूटिलाइज करेंगे। तो जहाँ लकड़ी जलाता था लोग, कोयला जलाता था, उसके जगह पे गैस का काम होगा। और जो स्लरी होगा, जिस तरह मिल्क का कलेक्शन करके टैंकरों से उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनका पेमेंट होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे टैंकर्स जाएंगे वहाँ और उसको स्लज पंप से सारे स्लरी को लेंगे, उसका वज़न हो जाएगा ऑटोमेटिकली और उसमें ब्रिक्स के आधार पर तकरीबन 1 रुपया से 2 रुपया प्रति किलो उनको किसानों को आमदनी होगी। तो जो समस्या थी कि जो बिसूख जाती थी गाय और किसान उस पर ध्यान नहीं दे पाता था, उनकी मजबूरी थी कि उतना उसमें कोई आमदनी नहीं होता था। अब वो बिसूखी हुई गाय भी जो है वो भी एक आमदनी का जरिया होगा और किसान को उस टाइम में भी जब दूध नहीं देती है एक अच्छी आमदनी मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी योजना है और किसान के हित में है। किसान का इसमें निश्चित रूप से भला है कि जिस गाय से सिर्फ दूध का पैसा मिलता था, अब दूध के अतिरिक्त जो है गोबर का भी पैसा मिलेगा। डॉक्टर साहब, खेती में जल और मिट्टी का बहुत महत्व है, तो इसके प्रबंधन के लिए और या इस क्षेत्र में क्या हो रहा है झारखंड? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। झारखंड की खेती में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो किसानों को उठानी पड़ती है वो सिंचाई की सुविधा है और यहाँ की खेती पूरी तरह से वर्षा आधारित है, यानी कह सकते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर है, जिसके वजह से यहाँ के झारखंड का जो कृषि सघनता है या क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 126% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 142 से 149% है। 126% कहने का मतलब ये होता है कि ये एकल फसल पद्धति है, मोनोक्रॉपिंग एरिया है, एक खेत पे एक ही फसल लिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सवा फसल लिया जाता है। 126 का मतलब यही हुआ। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि खरीफ में तो हम फसल ले पाते हैं, रबी में फसल नहीं ले पाते हैं। खरीफ में करीब 28 लाख हेक्टेयर में हम खेती करते हैं, जबकि रबी में 5-6 लाख हेक्टेयर में ही खेती कर पाते हैं। उसकी वजह ये है। आपको बताएं कि झारखंड में करीब 10 से 14 लाख हेक्टेयर ज़मीन राइस फैलो होता है, मतलब कि धान के हार्वेस्टिंग के बाद उसमें खेती नहीं हो पाती है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि जल और मिट्टी प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जल प्रबंधन मतलब कि आप इरिगेशन का फैसिलिटी कीजिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन कीजिए, ड्रिप इरिगेशन कीजिए, और भी चूँकि यहाँ पे नहर वगैरह तो हो नहीं सकता है, तो ये प्रिसाइज्ड इरिगेशन का प्रबंध करना है। उसके अलावा जो पुराने तालाब वगैरह हैं उसका जीर्णोद्धार करना है। तो इसमें सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है। अब मैं बताऊं आपको कि जो ये है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, उसमें 53-54 करोड़ रुपया का प्रावधान है और सॉयल वाटर मैनेजमेंट में 470 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें जीर्णोद्धार है 320 करोड़ का और आपका बाकी काम के लिए करीब वो पर्कुलेशन टैंक एंड डीप बोरिंग के लिए 150 करोड़ है। तो ये जो बजट है किसानों के हित में है और आने वाले दिनों में सिंचाई की सुविधा ज़रूर बढ़ेगी। अभी देखिए यहाँ पे 10 से 12% ही सिंचाई सुविधा थी, अभी सरकार के प्रयास से वो 20% हो गया है और इन सब प्रयासों से सिंचाई का सुविधा और भी बढ़ेगा तो किसानों को खेती करने में राहत होगी। ये जो मौसम का मार पड़ता है, मौसम के बदलते परिवेश में किसानों की खेती बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और कभी ज़्यादा बारिश हो जा रही है जब ज़रूरत होती है, कम बारिश होती है जब ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बारिश होती है। तो ये तालाब वगैरह का जीर्णोद्धार करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके किसानों के पास पानी रहेगा और जब ज़रूरत होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये 470 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है ये बिल्कुल सराहनीय है और यहाँ का खेती का जो नब्ज़ है वही है। सिंह साहब, आपसे पशुधन योजना के बारे में हम जानना चाहेंगे। पशुधन योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, और इस योजना से कितना लाभ होगा, खास करके गरीब किसान को। किसान की आय बढ़ाना है, किसान की आय को दूना करना है, तो पशुधन योजना क्या है और इस विषय में आप क्या समझते हैं, इससे कितना फायदा होगा? देखिए, एक पशुधन योजना जो है ये बहुत ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके माध्यम से ज़्यादा किसान को रोज़गार मिलेगा। देखिए, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, दूर दूर जाके वहाँ
मजदूरी करते हैं। लेकिन ये इस योजना के तहत जो है हर तबके के लोग इसको ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का 50% और कुछ स्पेशल है जिसमें महिलाओं को कुछ ज़्यादा भी है, और उनका वो 2 से लेके 2 पशु जो है खरीद सकते हैं। इसमें 50% उनको सब्सिडी मिलेगा। यही बात नहीं है, इसके अतिरिक्त क्या है कि सिर्फ पशु जानवर दे देने से काम नहीं चलता, उसके लिए बाज़ार भी उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। तो झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से जहाँ जहाँ पशुधन योजना दिया जा रहा है वहाँ किसानों को एक बाज़ार भी दिया जा रहा है। हम उसका दूध जो है वहाँ से खरीद के लाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार के बजट में सरकार ने प्रति लीटर 2 रुपया जो है ऊपर से सब्सिडी दिया है। जो झारखंड मिल्क फेडरेशन पेमेंट करेगी उसके अतिरिक्त 2 रुपया दिया जाएगा जो अतिरिक्त होगा उनका, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो किसान इधर उधर भटक रहे थे वो भी इस योजना में का लाभ उठाने के लिए आ रहे हैं। उनकी आमदनी बढ़ रही है और इसके लिए तकरीबन 100 जो है 2000 लाख का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़ रहे हैं। यही नहीं, पिछले बजट में भी सरकार ने 1 रुपये का प्रावधान किया था और किसान का जो रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर, उसको ध्यान में रखते हुए 100% बढ़ाते हुए इस बार 2 रुपया प्रति लीटर कर दिया। तो स्वाभाविक है कि किसानों की आमदनी जो है बढ़ जाएगी। जो दूध का कीमत पाते थे उसके अतिरिक्त, और वो भी डीबीटी के माध्यम से 100 का 100 पैसा उनके खाते में जाएगा। तो जब 1 रुपया देते तो किसान इतने उत्साहित थे, अब तो उन्हें 2 रुपया मिलेगा। तो ये हम कहेंगे कि बजट का एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव हमें दिखा वो है और किसान के हित में है, दूध उत्पादकों के हित में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहकारिता से जुड़ेंगे और जैसा कहा जाता है कि सहकारिता से समृद्धि, ये पाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया सरकार ने ये क्रिएट किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे बहुत सारे किसान जो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी अब जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनको इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके खाते में ये जो अनुदान की राशि है वो स्वतः ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये जुड़ गया पशुधन योजना से, क्योंकि पशुधन योजना में उनको लगता था कि एक तो सब्सिडी उधर गवर्नमेंट दे रही है 50%, इसके ऊपर से जो उनके उत्पाद होंगे उस पर भी 2 रुपया अगर सब्सिडी मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि उनका जो है आमदनी बढ़ना तय है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें निश्चित रूप से जुड़ेंगे। और सरकार की ये अद्भुत योजना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर जिस तरह से पिछले साल 1 रुपया से 2 रुपया किया गया तो काफ़ी किसान इसमें जुड़ गए जो पहले नहीं जुड़े थे। अब मैं देखता हूँ आप लोग चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि पशुधन योजना कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितनी उससे आमदनी हमारी बढ़ेगी। और जब ये ऊपर से 2 रुपये का जो दिया गया है, ये तो निश्चित रूप से इस बजट का जो है ना, जिसको बोलते हैं हाईलाइट वाला करने वाला पॉइंट है, वो है और ये उनके हित में है। डॉक्टर साहब, अब आपसे हम जानना चाहेंगे, कोविड के कारण किसानों का कमर टूटा है, तो इस बजट में कुछ क्या किया गया है जिससे कि किसानों की हालत और बेहतर हो और कोविड से उनको राहत, कोविड पीरियड से उबरने में राहत मिले? जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जो ऋण है किसानों पे पिछले साल में काफ़ी दिया गया, करीब 315 करोड़ रुपया, 1516 करोड़ रुपया बांटे गए। अभी भी किसानों के ऊपर ऋण बचा हुआ है, उसमें काफ़ी कुछ प्रावधान अभी किया गया है, करीब 915 करोड़ रुपया का प्रावधान है। तो आने वाले वित्त वर्ष में बाकी जो किसान बच गए हैं उनके ऋण को अगर माफ़ कर दिया जाए तो वो एक तरह का राहत महसूस करेंगे और आने वाले दिनों में खेती किसानी अच्छा से कर पाएंगे। उनको ये फिक्र नहीं होगी कि हमारे पास 50-50 हज़ार रुपये का कर्ज़ है तो उसको कैसे अदा करें। तो सरकार का बहुत अच्छा ये पहल है कि पहले भी माफ़ किया है, आने वाले दिनों में भी माफ़ करेंगे। तो ये किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है यहाँ के लिए। बजट में एक एग्रो स्मार्ट विलेज की भी कल्पना की गई है। जी, तो एग्रो स्मार्ट विलेज के बारे में आप बताएं। जी, हमारे माननीय मंत्री कृषि का ये सपना है, कई जगह हम लोगों ने जिक्र भी किया है। एग्री स्मार्ट विलेज का कंसेप्ट ये है कि अभी 100 गांव को चुना गया है। 100 गांव में एग्री स्मार्ट विलेज की स्थापना की जाएगी। उस गांव में
कृषि के जितनी भी तकनीक है सबका हस्तांतरण किया जाएगा, ट्रेनिंग की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। अगले कुछ सालों में उस विलेज को कुछ ऐसा डेवलप किया जाए कि वहाँ जो भी जाए तो उनको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दिखने को मिले कि साइंटिफिक एग्रीकल्चर कैसे होता है, स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे होता है। और जब ये कुछ गांव में 100 गांव में ही हो जाएगा तो स्वतः ये दूसरे गांव में फैलेगा, लोगों में, किसानों में एक लालच आएगी कि एग्री स्मार्ट विलेज जो फलां है उसी की तरह हम भी बनाएं, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग, देख करके विश्वास होता है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। उसके साथ साथ कृषि पाठशाला का भी कंसेप्ट आया है, उसके तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये एग्री स्मार्ट विलेज जो है ये बहुत ही काम करेगा आने वाले दिनों में, के देख देख करके किसान उससे प्रेरित होंगे और उसी तरह की खेती कर पाएंगे। एक एक गांव को अगर पूरे तरह से स्मार्ट कर दिया जाएगा कृषि के मामले में, तो अभी तो आपको अभी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एक सेमिनार भी चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कृषि में कैसे हो। तो हम उस पर पूछेंगे आपसे, पहले हम जरा ले लें सवाल कि दूध की जो खरीद बिक्री और प्रसंस्करण के लिए झारखंड में क्या क्या योजना है? देखिए, अभी जो है 3 नए प्लांट हमारे ऑलमोस्ट बन के तैयार हैं और वो रुके पड़े थे, पर मैंने देखा कि वर्तमान सरकार ने उसमें विशेष रूप से इंटरेस्ट लिया और 1 लाख लीटर क्षमता का प्लांट सारठ में बन के तैयार है और दूसरा साहेबगंज में भी बन के तैयार है, जिसको हम लोग अभी ट्रायल ले रहे हैं, और तीसरा जो है पलामू में भी 1 लाख लीटर क्षमता का दूध प्रसंस्करण के लिए लगाया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में ये हम लोग चालू करने में सक्षम होंगे, क्योंकि देखिए दूध उत्पादन एक तरीका है कि दूध उत्पादन कर लिया, लेकिन उसकी अगर बिक्री नहीं हो पाती है प्रॉपर उसकी, क्योंकि हाईली पेरिशेबल कमोडिटी है, अगर उसका तुरंत प्रसंस्करण नहीं करें, प्रोसेसिंग नहीं करें, पेस्चराइजेशन नहीं करें तो इसको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन अब जो इतने 3 बड़े बड़े प्लांट लग गए, तो अब उस क्षेत्र में जितना दूध का उत्पादन होगा उसका वहीं इमीडिएटली प्रोसेसिंग होगा, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ेगा, उसको अब हमारे राज्य के किसी भाग में बिक्री करना चाहें तो कर सकते हैं, वही नहीं उसको अब चाहें तो दूसरे राज्यों में भेजा सकता है। और ऐसी स्थिति हुई जब हमारे पास सरप्लस दूध हुआ तो प्रोसेसिंग क्षमता जो हमने धीरे धीरे बढ़ाया और सरकार ने जो हमें उसमें मदद किया, तो हम अपने दूध को बचाने में सक्षम रहे। हमें याद है अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो सारे धंधे ठप हो गए, एकमात्र ये दूध का धंधा था जो कंटिन्यूअस चलता रहा। और किसानों की आमदनी, जैसे हम कहते हैं कि हर 4-14-24 को दूध का मूल्य उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ये तभी संभव हो पाया क्योंकि प्रसंस्करण की क्षमता हम लोगों ने बढ़ाया और सरकार ने विशेष इसके लिए प्रोविज़न किया। वही नहीं, हमने तो ये भी देखा कि जो यहाँ पे एक नस्ल सुधार की बात आई, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी स्टेट का जो है ना पशुधन में अगर नस्ल सुधार आप करते हैं तो दूध का उत्पादन बढ़ता है। खासकर पहले जैसे झारखंड को इसमें पिछड़ा माना जाता था, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान, जी हाँ, एग्जैक्टली, नस्ल सुधार में वही है। इसमें दोनों पार्ट को इस बजट में जोड़ा गया है कि जो ट्रेनिंग पार्ट है उसको भी इसमें रखा गया है कि गाँव के लोगों को रोजगार के हिसाब से उनको जो है एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी और वहीं करेंगे। जैसे गाय हिट में आई, उनको पता चला, और चूंकि गांव में ही वो उपलब्ध है तो तुरंत इंसेमिनेशन वहाँ वो कर सकेंगे। हम लोग जो स्टैंडर्ड सीमेन है उसको वहाँ प्रोवाइड करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, वहीं उपलब्ध रहेगा। तो जो कभी मिस करती थी, कोई गाय अगर हिट में आई मिस कर गई तो समझिए उस किसान को 1 महीने का नुकसान हो जाता था, वो अब निश्चित रूप से नहीं होगा। और इसके लिए सरकार ने तकरीबन तकनीकी इनपुट में 900 लाख का प्रावधान किया है। तो ये तो बहुत बड़ा एक सपोर्ट हो गया किसानों के लिए, और हम समझते हैं कि इसके माध्यम से हम अपने जो प्रति लीटर की जो उत्पादन क्षमता है प्रति पशुधन का, उसको हम बढ़ा सकेंगे और अच्छे नस्ल सुधार होगा तो किसानों की आमदनी निश्चित रूप से इसमें बढ़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार किसानों की आय कैसे बढ़े इसके लिए प्रयासरत हैं, और इस बार के बजट में कई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि किसानों के आय निश्चित रूप से बढ़ेंगे, और कृषि मंत्री बादल भी इसके लिए प्रयत्नशील है। तो हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, तो कृषि के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है? देखिए, ऐसा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, एविएशन में हो रहा है और जगह हो रहा है। एग्रीकल्चर में बिल्कुल नया कंसेप्ट है ये,
यहाँ पर भी उसकी उपयोगिता हो सकती है। जैसे कि मैं बताऊं कि अगर कंप्यूटर को ये ट्रेनिंग दे दिया जाए, उसमें ये इंफॉर्मेशन दिया जाए कि फसल में कौन सी लक्षण दिखे तो क्या, कौन सी दवाई छिड़कना है, क्या करना है, और कौन सी डिफिशिएंसी हो जाए, नाइट्रोजन का डिफिशिएंसी अगर हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है, तो मैनुअली उसको जाके देखना, फिर रिपोर्ट करना, फिर उसका समाधान करना, काफ़ी देर हो जाती है। तो ये सिस्टम डेवलप होने के बाद हर एरिया में अगर वो सिस्टम लगा दिया जाए दूर दूर में, तो जब फसल में कुछ उस तरह का परिवर्तन दिखे कि किसी चीज़ की डिफिशिएंसी हो गई, कोई बीमारी लग गई, कोई कीड़ा लग गया, तो तुरंत वो कंप्यूटर किसान को या किसान के साथ जो जुड़े हैं उनको ये खबर देगा कि धान के फसल में ये कीड़े लग गए हैं, और उसके लिए किसान वैज्ञानिकों को नहीं पूछना है कि कौन सी दवाई देनी है, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है, वो बता देगा कि फलां दवाई इतने डोज पे आप दीजिए। इसी तरह से बहुत कुछ मैनेज किया जा सकता है, स्वचालित कह सकते हैं आप उसको। ड्रोन का कैपेसिटी आया है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके उससे दवाइयों का छिड़काव होता है। रोबोटिक्स का आ गया, हमारी यूनिवर्सिटी में एक रोबोट तैयार किया गया है सीडेक के सौजन्य से, जो कि खेत में खुद ही घूम घूम करके वो देखता है कि कहाँ पे क्या स्थिति है और उसी हिसाब से दवाई का छिड़काव करता है। तो आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कृषि में बहुत ही लाभदायक साबित होगा और कृषि को और भी फास्ट कर देगा। कृषि प्रोजेक्ट के निर्यात की क्या नीति है सुधीर बाबू? क्योंकि देखिए अभी यहाँ का झारखंड में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो उत्पाद हैं जो दूसरे का नहीं है। फॉर एग्जांपल होता है कटहल का उत्पादन यहाँ काफ़ी होता है। उसको फ्रोजन करके और एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ कुछ जो हर्डल्स थे उसको भी दूर किया गया, और ख़ासकर सरकार ने किसी निर्यात नीति बनाई है जिसके तहत ये जो छोटे छोटे हर्डल्स थे और उसके लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता है उन सबों का प्रावधान किया गया था। तो जो भी कोई किसान उत्पाद करता है तो सिर्फ अब झारखंड में ही नहीं रहेगा, बल्कि झारखंड से बाहर विदेशों तक वो अब जाने का, इस नीति के तहत जो नीति बनाई गई है उसमें ऐसा प्रावधान है कि इसके तहत इसको बाहर भेजने का भी पूरा सहयोग मिलेगा। तो किसानों के उत्पादों को जैसे ही बाहर भेजा जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें वैल्यू एडिशन होगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिटर्न मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आई थी अभी, तो उस मामले में भी काफ़ी कुछ किया गया है। अभी ना एक डेवलप किया गया है जो कि गाय के गले में बांध दिया जाएगा और गाय कब बीमार है वो मैसेज जो है कंप्यूटर पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कब हीट में आई उसको ऑटोमेटिकली वो हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा। जो डॉक्टर्स हमारे बैठे होते हैं इमीडिएटली वो अलर्ट करेंगे कि आपको ये दवा देनी है, ये करना है, अभी इंसेमिनेशन करना है। तो आप समझिए अगर एक बार मिस करता है AI का काम तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि उसका 1 महीने का आमदनी चली जाएगी, 30 दिन का दूध उत्पाद कम हो जाएगा। पर उस आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सारी चीज़ों को एकत्रित करके एक जगह वो हमें देता रहेगा कंटिन्यूअस, क्योंकि उसमें लगा हुआ है, उसके अंदर जो है हम लोगों ने डेवलप किया है ऐसा यंत्र, और उसको लगाते हैं तो किसान के 1-1 मिनट का पूरे झारखंड का जो है इन्फॉर्मेशन आ जाता है, कहाँ कब लेनी है, कब किस तरह की बीमारी फैल रही है, ये सारी सूचना हमारे तक डायरेक्टली पहुंच जाएगी। तो किसानों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और ये बहुत अच्छा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेयरी के सेक्टर में यूज़ करने का मौका किसानों को भी मिलेगा। डॉक्टर साहब, कृषि प्रसार और कृषि तकनीक के स्थानांतरण के लिए क्या बजट में प्रावधान? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ास करके बहुत सारी तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक विकसित होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में, कृषि विश्वविद्यालय में। इनकी उपयोगिता तभी है जब वो किसानों तक पहुँचे, और किसानों तक पहुँचाने के लिए शिक्षा प्रसार तंत्र की ज़रूरत पड़ती है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए कुछ करना पड़ता है। उसमें काफ़ी कुछ खर्च होते हैं। किसानों को गांव-गांव में जाकर के जागरूक करना होता है, उनको बताना पड़ता है, पम्फलेट देना होता है, कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है। तो उसके लिए बजट का प्रावधान झारखंड सरकार ने इस कृषि प्रावधान बजट में करीब करीब 96 करोड़ रखा है, काफ़ी पर्याप्त है। और इसके वजह से जो तकनीक का हस्तांतरण होगा लैब टू लैंड, उसमें काफ़ी तेज़ी आएगी और दूर दराज के गांव तक भी अभी भी हम काफ़ी रिमोट एरिया में किसान, कहने में कोई हर्ज नहीं है कि किसान नई वैरायटी का, उन्नत वैरायटी का नाम तक नहीं जानते हैं।
तो ये प्रावधान कृषि प्रसार और तकनीक हस्तांतरण पे जो जोर दिया गया है, इससे आने वाले दिनों में किसान झारखंड के जागरूक हो जाएंगे और लोग जो है कि वैज्ञानिक खेती या स्मार्ट एग्रीकल्चर बढ़ चढ़ के करेंगे। तो इसका बहुत अच्छा योगदान रहेगा। इस बजट प्रावधान का करीब करीब 96 करोड़ दिया गया है। तो झारखंड सरकार ने कृषि के विकास के लिए अनेक योजनाओं को लाया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसानों के विकास के लिए, खेती के विकास के लिए, किसानी ज़्यादा बेहतर हो, लोगों का आय, किसानों का आय दुगना हो, तेज़ी से बढ़े, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और बजट में भी कई प्रावधान किए गए हैं। तो इस विषय पर हमने जाना डॉक्टर ए बदूत से और सुधीर कुमार सिंह से, तो दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।